स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंजना विश्वास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत हमने क्लास 6 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंप्लीट भी कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अब हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 6 की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को, जिसका हम लोगों ने चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक पढ़ लिया है। और इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 7 को, जिसका नाम है नगर प्रशासन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हम इस चैप्टर की शुरुआत करें उससे पहले हमें पिछले 2 अध्याय में हमने जो जो पढ़ा था उसे एक बार रिकॉल कर लेने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था पंचायती राज के बारे में, जिसके तहत हमने ग्राम सभा के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने ग्राम पंचायत के बारे में जाना था और उसके कार्यों के बारे में भी पढ़ा था। साथ ही हमने ये भी जाना था कि जो ग्राम पंचायत कार्य करती है उसके लिए वो पैसे कहाँ से इकट्ठा करती है। साथ ही हमने पंचायत के 3 स्तरों के बारे में भी जाना था। और जब हम इतनी चीज़ों को जान चुके थे तो हमें बताया गया था गांव के प्रशासन के बारे में, यानी कि गांव का जो प्रशासनिक ढांचा होता है वो कैसे काम करता है, जिसके तहत हम लोगों ने पुलिस के बारे में पढ़ा था और हमने राजस्व विभाग के कार्यों को भी देखा था, जिसके तहत हमने 2 अधिकारियों के बारे में विस्तृत तौर से अध्ययन किया था। पहला पटवारी था और दूसरा तहसीलदार। साथ ही हमने जिलाधिकारी के बारे में भी पढ़ा था। और उसके बाद हमने जाना था हिंदू अधिनियम धारा 2005 के बारे में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये सारी बातें बिल्कुल अच्छे से याद होगी। तो अब हम आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है नगर प्रशासन। फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा होता है और अधिक क्षेत्र में फैला हुआ होता है। और यहाँ के जो बाज़ार होते हैं वहाँ पे अधिक भीड़ भाड़ होती है। और चूँकि जो शहर होता है वो गांव के मुकाबले बड़ा होता है तो यहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा है। और जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण जो उनकी ज़रूरतें होंगी वो गांव के मुकाबले ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे लोगों को जो पानी और बिजली की सुविधाएं चाहिए होती है वो गांव के मुकाबले अधिक होती है। साथ ही यहाँ पे जो अस्पताल होते हैं उसकी भी संख्या ज़्यादा होती है गाँव के मुकाबले। और गाँव के वाहनों के मुकाबले शहर में यानी कि नगर में अधिक वाहन होते हैं। और जब वाहन बहुत ज़्यादा होंगे तो उसे कंट्रोल करने की भी आवश्यकता होती होगी, यानी कि यहाँ पे यातायात को भी नियंत्रित करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि यहाँ भी इतने सारे काम हैं और जो नगर है वो बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पे जितने भी काम है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो बनाया गया होगा। तो इन सभी कामों को नियंत्रित करने के लिए, सारे काम अच्छे से हो सके, इसके लिए एक प्रशासनिक ढांचा का निर्माण किया गया है और वही इन सभी कार्यों को देखता है, जिसे हम लोग नगर निगम कहते हैं। और ये जो नगर निगम है ये बहुत ही बड़ी संस्था है। तो आइए हम इसके कार्यों को भी देख लेते हैं कि जो नगर निगम होती है वो कौन कौन से कार्य करती है। तो देखिए, ये सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करती है। अगर कहीं कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है तो वो इसको वहाँ से हटाने का काम करती है। साथ ही पानी की सुविधा भी उपलब्ध कराती है और सड़कों और बाज़ारों पे जो भी गंदगी होती है उसकी सफाई का काम करती है। साथ ही जो नगर निगम होती है वो ये सुनिश्चित करती है कि शहर में बीमारियां ना फैले, इसके लिए वो क्या करती है, सभी जगहों का कूड़ा करकट जो भी होता है उसकी सफाई करती है, यानी कि सफाई पे विशेष ध्यान देती है ताकि जो नगर है वहाँ पे कोई भी बीमारी ना फैले। साथ ही ये स्कूल भी स्थापित करती है और उसे चलाती भी है। स्कूल तो बहुत ज़रूरी है, तभी तो बच्चे पढ़ेंगे। साथ ही ये दवाखाना और अस्पताल भी चलाती है। यानी कि नगर निगम क्या करती है, अपना जो काम है साफ़ सफाई का, बिजली पानी सुविधा उपलब्ध कराने का, वो सब तो करती ही है, लेकिन उसके अलावा ये स्कूल भी स्थापित करती है और ये दवाखाना और अस्पताल भी चलाती है। साथ ही ये बाग बगीचों की भी देख रेख करती है। यानी कि हम कह सकते हैं नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमसे कोई पूछे कि नगर निगम की परिभाषा बताओ तो हम उसे बता सकते हैं कि नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को हम नगर निगम कहते हैं। वहीं अगर हम छोटे कस्बों की बात करें तो वहाँ पे इसे नगर पालिका कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने नगर निगम के बारे में समझ लिया सारी बातें। अब हम जानते हैं निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी के बारे में। तो देखिए, ज़्यादातर निगम पार्षद ही निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनाया जाएगा।
शहर को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। फ्रेंड्स, याद कीजिए जब हम पहले के चैप्टर्स को पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि क्षेत्र को छोटे छोटे वार्डों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद का चुनाव किया गया था जो कि जनता के प्रतिनिधि थे और वो जनता की तरफ से आवाज़ उठाते थे कि हाँ, हमें ये काम करना है, यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है। तो उसी तरीके से शहरों में भी होता है, यहाँ भी क्षेत्र को वार्ड में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद का चुनाव किया जाता है जो कि जनता के प्रतिनिधि होते हैं और उनकी तरफ से आवाज़ उठाते हैं। फ्रेंड्स, अब चूँकि शहर इतना बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे काम हैं तो इसके लिए बहुत तरह के फ़ैसले लेने होते होंगे, तो उसी में से कुछ फ़ैसले ऐसे भी होते हैं जो कि पूरे शहर को प्रभावित करता है और कोई फ़ैसला ऐसा भी होता है जो कि चलो ठीक है, वो छोटा मोटा है, मतलब किसी एक क्षेत्र के लिए है तो वो उतना विशेषीकृत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा फ़ैसला लेना है जिससे कि पूरा शहर प्रभावित हो तो वो कोई एक पार्षद नहीं लेता, बल्कि वो क्या कहते हैं, एक समूह बनाते हैं और वो समूह मिलकर एक समिति का निर्माण करते हैं और वही समिति विचार विमर्श करके फ़ैसला लेती है कि हाँ, हमें ये काम करना चाहिए, ताकि जो काम है उसमें पारदर्शिता आ सके, कुछ गड़बड़ी ना हो, क्योंकि उनका जो फ़ैसला है वो पूरे शहर को प्रभावित करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा काम है भाई जो कि पूरे शहर को प्रभावित करेगा। तो देखिए, बस स्टैंड को बेहतर बनाना। अगर बस स्टैंड की हम बात करें तो वहाँ से पूरे शहर में आने जाने के लिए बसेस लगी होती हैं, तो अगर हम बस स्टैंड से रिलेटेड कोई फ़ैसला लेते हैं तो वो पूरे शहर को प्रभावित करेगा। उसी तरीके से शहर का जो मुख्य नाला है उसकी सफाई के लिए, तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई जटिल निर्णय लेना होता है तो वो फ़ैसला कैसे लिया जाता है। पार्षदों का एक समूह होता है और वो समूह मिलकर के एक समिति का निर्माण करता है और फिर वही समिति विचार विमर्श करके एक फ़ैसला दी है कि हाँ, ये काम होना चाहिए। पार्षदों की समितियाँ ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। यानी कि ये जो समितियाँ बनाई जाती है वही समिति यह फैसला करती है कि कहाँ पे बिजली और पानी किस तरीके से पहुँचानी है, या फिर जो कचरा जमा हो गया है उसे कैसे इकट्ठा करके कहाँ पे डंप किया जाए। इस तरीके से जो काम होते हैं वो इन समितियों के द्वारा ही किए जाते हैं। जब किसी वार्ड के अंदर कोई समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। मान लिया किसी वार्ड के अंदर कोई समस्या हो गई तो चूँकि वहाँ की जनता ने एक पार्षद को चुना है तो वो अपनी समस्या को लेकर किसके पास जाएंगे, पार्षद के पास जाएंगे, क्योंकि वही तो उनका प्रतिनिधि है, उसे ही उन लोगों ने चुना है अपने काम को करने के लिए। तो देखिए, अब आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताया जा रहा है कि जैसे कौन से काम होंगे तब वो पार्षद के पास जाएंगे। तो देखिए, अगर बिजली की खतरनाक तार लटक रही है और वो नीचे आ गई है तो उस सिचुएशन में जो स्थानीय पार्षद होता है वो बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में लोगों की मदद करता है। अब आप ही देख लो, एक क्षेत्र में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, बच्चे भी रोड पे खेलते रहते हैं। अगर वहाँ पे बिजली का तार नीचे लटका हुआ है तो जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति आएगा जाएगा तो उसे करंट लगने की चांसेस हैं। तो इस सिचुएशन में वार्ड के जो सदस्य होते हैं वो पार्षद से कांटेक्ट करते हैं और पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में उनकी मदद करता है। जहाँ पार्षदों की समितियाँ एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कि कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पार्षद होते हैं, पार्षदों की जो समितियाँ होती हैं वो निर्णय लेती है कि हाँ, हमें ये काम करना है, लेकिन जब उसे लागू करने की बारी आती है तो वो काम किसके द्वारा किया जाता है, आयुक्त के द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग कमिश्नर कहते हैं, और जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। यानी कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो पार्षद होते हैं, पार्षद का जो समूह होता है उनके द्वारा जो समितियां बनाई जाती है वो बस निर्णय लेने का काम करती है। वो क्षेत्र में देखती है कि हाँ, ये काम होना चाहिए, तो उस हिसाब से वो विचार विमर्श करके निर्णय लेती है और फिर उस निर्णय को वो आयुक्त के पास लेके जाते हैं। और जब आयुक्त अपने हिसाब से देख लेता है कि हाँ, ये काम होना चाहिए, तो वो क्या करता है, उसे लागू कर देता है। तो ये बात आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे कि पार्षदों के द्वारा विभिन्न मुद्दों पर लिए गए निर्णय को लागू करने का काम आयुक्त यानी कमिश्नर के द्वारा और प्रशासनिक
कर्मचारी के द्वारा किया जाता है, जो कि सरकार नियुक्त किए जाते हैं, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पार्षद होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, और हमने इन चीज़ों के बारे में पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था और यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर हम प्रशासनिक कर्मचारी की बात करें तो वो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनका चुनाव नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं नगर निगम में निर्णय कैसे लिए जाते हैं। तो देखिए, सारे वार्ड के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। इसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। यानी कि जो सारे वार्ड के पार्षद होते हैं वो एक जगह मिलते हैं, सम्मिलित रूप से राय मशवरा करते हैं और उसी हिसाब से एक बजट तैयार करते हैं और उसी बजट के अनुसार वो पैसे को खर्च करते हैं। यानी कि जो जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने में पैसे को खर्च करते हैं और पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर यह निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। यानी कि आपको बताया जा रहा है कि पार्षद जो होते हैं वो अकेले कोई भी काम नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में देख लेते हैं कि हाँ हमें हमारे क्षेत्र में इस काम की आवश्यकता है। मान लिया हमारे क्षेत्र में जल की आवश्यकता है, तो उसके लिए वो एक डाटा तैयार कर लेंगे कि हमें ये काम करना है। तो उसी तरीके से जितने भी वार्ड के सदस्य होते हैं, यानी वार्ड के जो पार्षद होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं कि हमें ये काम करना है। फिर मिलकर एक जगह राय मशवरा करते हैं और उनके पास जो फंडिंग होती है, यानी उनके पास जो पैसा होता है, उस हिसाब से वो बजट तैयार करते हैं कि हाँ हमें इतने में ये काम करना है। और वो ये प्रयास करते हैं कि हमारे वार्ड के अंदर जो विशिष्ट ज़रूरतें हैं वो परिषद के सामने रखी जा सके। और जब ये सब बातें हो जाती हैं तो वो क्या करते हैं, प्रशासनिक कर्मचारियों के पास जाते हैं और उन्हें अपने निर्णय बताते हैं। और फिर जो प्रशासनिक कर्मचारी होता है वो अपने हिसाब से जांचता है कि हाँ ये काम जो करवाने के लिए पार्षद आए हैं वो कितने हद तक सही है या गलत है, और फिर उसे वो क्रियान्वित करते हैं, यानी कि लागू करते हैं। शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट दिए जाते हैं, जैसे जल विभाग, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग। फ्रेंड्स, सारे काम अच्छे से हो सके, कोई भी काम में कोई कसर बाकी ना रह जाए, इसके लिए क्या किया जाता है, सभी कामों को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। यानी कि अगर बिजली से रिलेटेड कोई काम है तो वो काम बिजली विभाग करेगी, अगर पानी से संबंधित कोई काम है तो वो काम जल विभाग के द्वारा किया जाएगा। उसी प्रकार अगर सड़क से संबंधित कोई काम है तो वो काम सड़क विभाग के द्वारा किया जाए। यानी कि हर एक काम को विशेषीकृत ढंग से किया जा सके, उसके लिए अलग अलग विभागों का निर्माण किया जाता है और उस विभाग से संबंधित जो काम होते हैं वो विभाग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो नगर निगम इतना सारा काम करती है, बजट तैयार करती है, तो उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। तो देखिए, लोगों द्वारा दिए जाने वाले कर से, यानी कि लोग जो टैक्स देते हैं उससे उनके पास पैसा आता है। कर वह राशि है जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए लोग सरकार को देते हैं। यानी कि जो टैक्स होता है, अब आप सोचते होंगे ना कि लोग सरकार को पैसा क्यों देते हैं, तो सरकार उन्हें बहुत सारी सुविधाएं भी तो उपलब्ध कराती है, जैसे जल की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, बिजली देती है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो लोग होते हैं वो टैक्स देते हैं सरकार को, और उसी टैक्स से नगर निगम अपना काम करती है। और जो टैक्स दिए जाते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे संपत्ति कर, अगर किसी व्यक्ति का घर है अपना तो वो संपत्ति कर देता है। शिक्षा कर, पढ़ाई लिखाई करते हैं उसके लिए शिक्षा कर लिया जाता है। और पानी के लिए, चाहे बिजली के लिए, बहुत सारी जो जो सुविधाएं प्राप्त होती है उन्हें, उसके लिए वो कर देते हैं सरकार को। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। यानी कि निगम के पास जितने पैसे जाते हैं उसमें संपत्ति कर से मात्र 20 या 30% ही जाता है। बाकी पैसे जो उनके पास आते हैं वो पानी, बिजली, इन सब चीज़ के बदले दिए गए कर से आता है। तो इस तरीके से आपको नगर निगम के कार्य भी समझ में आ गए, वो कैसे फ़ैसला लेते हैं ये भी समझ में आ गया, और वो जो कार्य करते हैं उसके लिए उनके पास पैसा कहाँ से आता है ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम जानते हैं लोगों के विरोध। यानी कि अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना सारा अच्छे से काम होता है तो लोग विरोध क्यों करते हैं। तो आइए देखते हैं। नगर निगम के द्वारा ठीक से काम न किए जाने पर लोग विरोध करते हैं। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि नगर निगम
अपना काम जो है वो ठीक से नहीं करती। जैसे कि कहीं कचरा जमा हो गया है तो वो उसे उठवाती नहीं है, वो आराम से रहती है कि चलो रहने देते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, लोग इसका विरोध करते हैं कि नहीं, आपको यहाँ से कचरा उठाना है। फ्रेंड्स, अगर कचरा नहीं उठाया जाएगा तो वहाँ के क्षेत्र में जो रहने वाले लोग होंगे वहाँ पे बीमार पड़ेंगे, बीमारियाँ फैलेगी। तो लाजमी सी बात है कि अगर नगर निगम अपना काम नहीं करेगी तो लोग विरोध करेंगे। यहाँ पे बस एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, कचरा साफ़ ना करें। और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं जो कि अगर नगर निगम ना करे तो लोग उसका विरोध कर सकते हैं। और लोगों को जब विरोध करना होता है तो वो सबसे पहले पार्षद के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि लोगों ने उसे ही अपना प्रतिनिधि चुन रखा है और वही तो है जो कि लोगों की तरफ से आवाज़ उठाने वाला है। तो लोग पार्षद के पास जाते हैं और पार्षद क्या करता है, उन्हें आयुक्त के पास लेके जाता है। अब आप सोचोगे कि आयुक्त के पास क्यों? तो इसलिए क्योंकि आयुक्त का ही तो काम होता है किसी भी चीज़ को मंजूरी देना, किसी भी काम को क्रियान्वित करना, उसे लागू करना। तो इसलिए वो लोगों को आयुक्त के पास लेके जाता है। प्रायः आयुक्त के पास जाने के बाद लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी समस्या का समाधान नहीं होता वहाँ जाने पर भी। तो उस सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन करके वो आयुक्त पे और वहाँ पे जो भी लोग होते हैं उन पे एक दबाव बनाते हैं ताकि उनके क्षेत्र में जो रुका हुआ काम है उसे जल्द से जल्द किया जा सके। हाल के समय में पैसे बचाने के लिए नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए। इसको निजीकरण कहते हैं। फ्रेंड्स, आजकल सभी लोग सोचते हैं कि हमारा पैसा बचे, तो नगर निगम ने अपना पैसा बचाने के लिए क्या किया है, निजी ठेकेदार रख लिया है और उन्हीं से वो अपना कचरा उठवाती है और उसे ठिकाने लगवाती है। तो ये जो निजी ठेकेदार उन्होंने रखा है उसे हम लोग निजीकरण कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि पहले जो काम सरकारी कर्मचारी करते थे वह काम अब निजी कंपनियां करती हैं। फ्रेंड्स, सरकारी कर्मचारी अगर काम करेगा तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित वेतन भी तो देना पड़ेगा। तो निजी कंपनियों से काम करवाने में उन्हें ये फ़ायदा हो जाता है कि उनके पैसे थोड़े बच जाते हैं और जितना वो सरकारी कर्मचारियों को पे करते थे उससे कम पैसे में उनका काम भी हो जाता है। निजी ठेकेदार कचरा उठाने वाले मज़दूरों को बहुत कम पैसा देते हैं। इन मज़दूरों की नौकरी अस्थायी होती है। फ्रेंड्स, चूँकि निजी ठेकेदार को नगर निगम से ही कम पैसा मिलता है तो वो क्या करती है, वो भी अपने पैसे बचाती है और जो मज़दूरों से काम करवाती है उन्हें भी कम पैसा देती है। और जो मज़दूर काम करते हैं उनकी जो नौकरी होती है वो अस्थायी होती है। फ्रेंड्स, वो ये भी नहीं मांग कर सकते हैं कि आप हमें और पैसा दो, क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कितनी बेरोज़गारी है और जिस व्यक्ति को जितना भी पैसा मिलता है वो उस हिसाब से काम करने के लिए तैयार हो जाता है कि चलो ठीक है, कम पैसे मिल रहे हैं, कम से कम हमें काम तो मिल रहा है, ये सोचकर वो काम कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि जो कचरा उठाने का काम होता है वो कितना ख़तरनाक है और जो मज़दूर काम करते हैं, कचरा उठाने का काम करते हैं, उनके पास अपनी सुरक्षा का कोई साधन भी नहीं होता है और अगर काम के दौरान वो घायल हो जाएं या फिर उन्हें कुछ हो जाए तो उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं होता। तो इस तरीके से हम इसके दो पहलू देख सकते हैं कि नगर निगम अपना पैसा तो बचा लेती है और फिर उस पैसे का हमारे क्षेत्र में बहुत सारे काम भी कर दिए जाते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं। लेकिन अगर हम इसके दूसरे पक्ष को देखें तो हम पाते हैं कि जो कचरा उठाने वाले मज़दूर होते हैं वो कम पैसे में काम करना पड़ता है उनको, साथ ही उनकी जो नौकरी होती है वो अस्थायी होती है और उनके लिए कोई सुरक्षा का साधन भी नहीं है और अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं होता। आगे हमें सूरत शहर के बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, सूरत शहर में 1994 में प्लेग बीमारी फैली थी और ये जो बीमारी फैली थी वो इसलिए फैली थी क्योंकि जो सूरत था वो भारत के गंदे शहरों में से एक था और ये जो बीमारी है वो हवा के ज़रिए फैलता है और जिन लोगों को होता है उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है और इस चक्कर में इस बीमारी के फैलने के कारण वहाँ से उस साल करीब 3 लाख से अधिक लोगों ने शहर छोड़ दिया था, इसलिए ताकि उन्हें ये बीमारी न हो जाए। और जब ये बीमारी के कारण वहाँ पे लोगों ने शहर छोड़ दिया और फिर सभी लोगों का जो वहाँ पे रह रहे थे जीना बिल्कुल ही बदतर हो गया। तो वहाँ की जो नगर निगम थी उनकी ये मजबूरी हो गई कि वो अपने काम को मुस्तैदी से करे और फिर उन्होंने
जो ये सब काम थे साफ़ सफाई का, उसे अनिवार्य रूप से करना शुरू कर दिया। साथ ही सारे शहर को अच्छी तरीके से साफ़ भी किया। और जब उन्होंने इन सब कामों को किया और आज तक नगर निगम जो है वहाँ की वो अपना काम मुस्तैदी से कर रही है, यानी कि साफ़ सफाई का ध्यान रख रही है। तो आज अगर हम सूरत शहर को देखें तो पहले भले ये भारत के गंदे शहरों में से एक था, लेकिन अब ये भारत के स्वच्छ शहरों में से एक है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और हमने नगर प्रशासन के बारे में बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ लिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।